कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स में हम मॉड्यूल 3.6 सीखेंगे जिसमें हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो और बेटर क्लियर हो सके। मॉड्यूल 3.6 फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जांपल्स। तो जो पहला एग्जांपल हम लेंगे जो कि हमने पहले भी देखा है, लेकिन इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम आज और सीखेंगे। तो हमने देखा था अगर हमारे पास अगर x ऑफ t अगर हमारा है e पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, तो हमारा जो u ऑफ t है वो है यूनिट स्टेप फंक्शन विच इज 0 for t less than 0 and it is 1 for t greater than equal to 0। उसको हमने e पावर माइनस ए टी फंक्शन से मल्टीप्लाई किया है और क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो टाइम डोमेन सिग्नल है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, तो उसके लिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारा कांस्टेंट a है वो पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर हमारा a अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो हमारा x ऑफ t एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होगा, जिससे कि हमें इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने में दिक्कत आएगी। तो आइए अब इसका ग्राफ भी देख लें कि ये किस तरीके से लगता है। तो अगर ये हमारा टाइम डोमेन है और ये x ऑफ t है तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से लगेगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 1, क्योंकि जब हम x ऑफ t में t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो e पावर 0 है वो 1 होता है और u ऑफ t भी t इक्वल टू 0 पे 1 होता है। जैसा कि हमने पहले एक वीडियो में देखा था कि इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म इज कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई a प्लस j ओमेगा फॉर a पॉजिटिव। तो अब ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है कि इसका जो वैल्यू है वो उसमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो अब अगर हम इस सिग्नल के प्रॉपर्टीज को समझना चाहते हैं तो, और क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो इसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दो तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। या तो हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके हम इसको प्लॉट करें, या तो हम इसका मैग्नीट्यूड और फेजर निकाल के उसको हम प्लॉट करें। तो जनरली जो सिग्नल प्रोसेसिंग एनालिसिस होती है वहां पे मैग्नीट्यूड एंड फेजर प्लॉट इज मोर यूजफुल देन द रियल एंड इमेजिनरी प्लॉट। तो आइए अब देखते हैं कि इसका हम अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो किस तरीके से दिखता है। इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फेजर होता है उसमें भी कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की, लेकिन अभी के लिए हम फेजर पे ध्यान नहीं देंगे। इस मॉड्यूल में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देंगे और देखेंगे कि एक फूरियर ट्रांसफॉर्म के मैग्नीट्यूड से आप क्या पता कर सकते हैं। तो इसका हम अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो कैपिटल X ऑफ j ओमेगा का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हम अगर प्लॉट करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब जैसे आप इस फंक्शन में देख सकते हैं कि जब हमारा ओमेगा जब 0 है तब इस डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम होगी, जिसके कारण इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। यानी कि ओमेगा इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होता है विच इज इक्वल टू 1 बाई ए। और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता जाता है आइदर टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड और टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ये फंक्शन टोटली घटता जाता है टिल इट रीचेस 0 एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अब इसको हम अगर प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा।
ये सिग्नल ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, और जैसे जैसे ओमेगा प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वैसे वैसे ये सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म 0 होता जा रहा है। तो ऐसे जो सिग्नल्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड में कन्फाइन होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सिग्नल का मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड है वो 0 के अराउंड एक फ्रीक्वेंसी बैंड में कॉन्सेंट्रेटेड है, और एंड आउटसाइड दैट रेंज इसकी वैल्यू बहुत कम है जिसे कि हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब इसका हमें अगर फ्रीक्वेंसी बैंड निकालना हो या तो या इसका हमें बैंडविड्थ निकालना हो, जो कि एक टेक्निकल टर्म है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे? इसको निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड अप्रोच ये होता है कि इस सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी है एट अ गिवन पॉइंट, जो कि यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 0 पे है, तो उस वैल्यू से हम देखेंगे कि उससे अ फैक्टर ऑफ √2 ये सिग्नल कहाँ पे कम हो रहा है, यानी कि हम उस ओमेगा को निकालेंगे जहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 टाइम्स ए, और फिर उस हम कैपिटल ओमेगा हम उसको सपोज डिनोट करते हैं, और क्योंकि ये सिग्नल हमारा सिमेट्रिक है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी उसी डिस्टेंस पे ये सिग्नल अगेन 1/√2 ए के मैग्नीट्यूड पे पहुंचेगा। उसे सपोज हम -w से डिनोट करते हैं। तो ये जो रीजन है इस डिस्टेंस को बैंडविड्थ कहा जाता है, या तो जिसे हम bw भी डिनोट कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए ये आप बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि इस कैपिटल W की वैल्यू क्या होगी। वो आप कैसे निकालेंगे? वो आप इस तरीके से निकालेंगे कि मॉड ऑफ कैपिटल X j ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू कैपिटल W इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स a। तो आप ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन को अगर आप यूज करेंगे तो सिंपली आपको मिलेगा दैट कैपिटल W इज इक्वल टू a, यानी कि जो इस सिग्नल की बैंडविड्थ है दैट इज इक्वल टू 2a। तो आपके पास अगर कोई सिग्नल अगर दिया जाए e⁻⁻at टाइम्स u ऑफ t और आपको उसकी बैंडविड्थ निकालने के लिए कहा जाए, तो आप ये प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं और फाइनली आपको आंसर आएगा 2a। अब देखते हैं इसका एक सिमिलर एग्जांपल जिससे आपको इस बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझ में आएगा और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो और बेटर समझ में आएगी। तो अब एक सिग्नल लेने की बजाय हम एक सिस्टम लेते हैं, जैसा कि इस कोर्स का नाम है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो इस कोर्स में हम सिग्नल के प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे और सिस्टम्स के प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम लेते हैं, एक बेसिक आरसी सर्किट, और देखते हैं कि उसको हम फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करके किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो सपोज एक सिंपल सा हमने एक आरसी सर्किट अगर लिया, this is R, this is C, this is V input as a function of time, this is V output as a function of time। तो अब बेसिक आरसी सर्किट के प्रॉपर्टीज यूज करके हमें सबसे पहले V0 और Vi में हमें रिलेशनशिप निकालनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक सिंपल आरसी सर्किट में हम KCL KVL लगा के इसके इक्वेशंस को लिख सकते हैं और उसे फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर KVL अगर लगाएं, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ, तो उस केस में, और सपोज हम अगर करंट यहाँ पे अगर बताते हैं कि करंट इज I, सो द इक्वेशन विल बी IR, जो कि है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, प्लस V0 जो कि है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, दिस इज इक्वल टू VI विच इज द इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ पे हमें ये जो हमारा वेरिएबल है I, इसे हमें V0 या VI के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इस सर्किट में R और C गिवन है, VI भी गिवन है, हमें V0 निकालना है।
लेकिन इस इक्वेशन में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है करंट I। तो I को हम V0 के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अब यहाँ पे हम अगर एक अजम्पशन करें कि इस सर्किट के आगे और कुछ कनेक्टेड नहीं है, जिसे कि हम नो लोड कंडीशन कहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो करंट I है जो कि रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, अगर आगे हमारा और कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो ये सारा करंट इस कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा, यानी कि द करंट थ्रू द कैपेसिटर विल ऑल्सो बी इक्वल टू I, जो कि सिर्फ नो लोड कंडीशन में ही होगी। यानी कि नो लोड कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं दैट I will be equal to capacitance times dV0 by dt। अब हम इसे अगर ऊपर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा dV0 by dt इंटू R, जो कि हमारा पहले था, और फिर C प्लस V0 इज इक्वल टू VI। अब ये हमारा इक्वेशन हो गया V0 और VI के बीच में, और यहाँ पे दूसरे और कोई भी वेरिएबल्स नहीं है। अब इस इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करते हैं तो हम इसे, हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं पहले, उसको यूज करके हम इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा रीराइट करते हैं। इस RC को हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। सो दिस इज dV0 by dt प्लस V0 by RC इज इक्वल टू VI by RC। अब क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसे क्या करेंगे कि हम इसे लिखेंगे d by dt ऑफ V0 टाइम्स e पावर t by RC। आप देखिए, आप अगर इसे अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा मल्टीप्लाइड बाय e पावर t by RC, यानी कि दिस इज इक्वल टू VI e पावर t by RC डिवाइडेड बाय RC। यानी कि हमने क्या किया है कि इस इक्वेशन को दोनों साइड में e पावर t by RC से मल्टीप्लाई किया है, जिससे कि हम लेफ्ट हैंड साइड को इस तरीके से रीराइट कर सकते हैं। तो हम अगर ऐसा करते हैं तो फिर हम इसे लिख सकते हैं V0 इंटू ई पावर t by RC, ये हमने इंटीग्रेट किया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू t VI e पावर t by RC इंटू dt। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा एट t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी आवर V0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने माइनस इन्फिनिटी से t तक इंटीग्रेट किया है टू टेक अकाउंट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, बट यूजुअली सर्किट में हम 0 से t भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम अज्यूम कर सकते हैं कि हम t इक्वल टू 0 पे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके पहले इनपुट और आउटपुट दोनों ही 0 थे। तो हम अगर हम चेंज करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो हम इन दोनों जगह माइनस इन्फिनिटी हटा के हम लिखेंगे फ्रॉम 0 टू t, और यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे एट t इक्वल टू 0 V0 was इक्वल टू 0। तो इस अजम्पशन के साथ अब हम इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा VI क्या था। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट VI be a phasor, so VI of t is equal to a into e power j omega naught t, जहाँ पे ओमेगा नॉट है उस फेजर की फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें पहले से पता है। अब इस फेजर को हम अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो हमारा जो पिछले स्लाइड में जो हमने देखा
कि हमारा एक्सप्रेशन था V0 इंटू ई पावर t बाई आर सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t। अब हम Vi की जगह पे हम a इंटू ई पावर j ओमेगा नॉट t सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो a इंटू ई पावर j ओमेगा नॉट t इंटू ई पावर t बाई आर सी डिवाइडेड बाई आर सी इंटीग्रेटेड ओवर टाइम। इसे हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग द सिंपल इंटीग्रेशन फार्मूला जो हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा a बाई आर सी इंटू ई पावर 1 बाई आर सी प्लस j ओमेगा नॉट इंटू टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई आर सी प्लस j ओमेगा नॉट। ये आप खुद से इंटीग्रेट करके भी देख सकते हैं, ये बहुत आसान इंटीग्रेशन है। अब जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो e पावर t बाई आर सी था, हम उसे अगर राइट साइड में ले जाएं तो हमारा वो e पावर t बाई आर सी और ये कैंसिल हो जाएगा और इस 1 की जगह आ जाएगा e पावर माइनस t बाई आर सी, यानी कि हमारा जो v नॉट एज अ फंक्शन ऑफ t है दैट विल बी इक्वल टू a बाई आर सी इंटू ई पावर j ओमेगा नॉट t माइनस ई पावर माइनस t बाई आर सी डिवाइडेड बाई 1 बाई आर सी प्लस j ओमेगा नॉट। अब इस सिग्नल को हम अगर आफ्टर अ लार्ज टाइम देखें तो आफ्टर द ट्रांजिएंट्स हैव डाइड डाउन, यानी कि काफ़ी समय के बाद में ये जो e पावर माइनस टी बाई आर सी है ये धीरे धीरे डीके करके बहुत कम मैग्नीट्यूड हो जाएगा और इसका हमारे आउटपुट पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। तो बच जाएगा सिर्फ e पावर j ओमेगा नॉट टी, क्योंकि ये एक साइनोसॉइडल फेजर है जो कि टाइम के साथ डीके नहीं करता है। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ओवरऑल कांस्टेंट रहती है, यानी कि एज t गोज टू इंफिनिटी, यानी कि बहुत लार्ज टाइम के लिए हमारा V0 ऑफ t इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू a बाई, ये जो RC है हम इसे भी अंदर ले जा सकते हैं, तो उससे हमारा ये हो जाएगा 1 प्लस j ओमेगा नॉट RC इंटू ई पावर j ओमेगा नॉट t, यानी कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस j ओमेगा नॉट RC एंड मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट a e पावर j ओमेगा नॉट t। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा इनपुट अगर एक फेजर हो तो इस सिस्टम का आउटपुट होगा दैट फेजर मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन विच इज गिवन एज 1 बाई 1 प्लस j ओमेगा नॉट RC। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन बहुत सिमिलर है जो हमने यहाँ पे ये फंक्शन देखा था 1 बाई a प्लस जे ओमेगा। तो इस फंक्शन का भी हम फूरियर ट्रांसफॉर्म मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं और वो मैग्नीट्यूड भी कुछ इस तरीके से ही दिखेगा कि वो एट जीरो मैक्सिमम होगा और जैसे जैसे हमारा ओमेगा बढ़ रहा है वैसे वैसे वो मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो कम फ्रीक्वेंसीज के लिए हाई मैग्नीट्यूड का होगा और हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए कम मैग्नीट्यूड का होगा, यानी कि जो V नॉट का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी मैक्सिमम at omega naught equal to 0 and decreases as omega naught increases। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारे सिस्टम की, जो एक सिंपल LC जो हमने सिंपल एक RC सर्किट जो लिया, तो उसकी एक ये प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि इसका आउटपुट अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस अगर मेजर करते हैं तो ये
जीरो फ्रीक्वेंसी इनपुट के लिए इसका आउटपुट सबसे मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है इसके आउटपुट का मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं लो पास फिल्टर, यानी कि ये जो हमारा सिंपल आरसी सर्किट है दैट इज वर्किंग एज अ लो पास फिल्टर। ये एक बहुत सिंपल सा फिल्टर है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जो जनरल जो लो पास फिल्टर्स होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड लो पास फिल्टर्स होते हैं उन्हें आप इस बेसिक सर्किट स्ट्रक्चर के माध्यम से आप उसे काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हमने मेनली दो कॉन्सेप्ट्स देखे। सबसे पहले तो कि अगर आपके पास कोई भी सिग्नल है आप उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, और उस फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए आप यूज कर सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड फेजर प्लॉट। ऑल्दो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल के भी उसका प्लॉट बना सकते हैं, बट वो इतना इंफॉर्मेटिव नहीं होता है उस सिस्टम के या सिग्नल के प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। उसकी जगह पे जो मैग्नीट्यूड का प्लॉट होता है और फेजर का प्लॉट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस मॉड्यूल में हमने मैग्नीट्यूड के प्लॉट को देखा और उससे हम क्या प्रॉपर्टीज डिराइव कर सकते हैं वो हमने समझा। फ्यूचर में आगे के कुछ मॉड्यूल्स में हम देखेंगे कि फेजर में भी जो उसका जो फेज है उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है वो 0 पे मैक्सिमम है इस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए, और एज ओमेगा इंक्रीजेस वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और हमें अगर उस सिग्नल की बैंडविड्थ अगर निकालनी हो तो हम इस तरीके से निकालें कि वो जिस फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम है उस मैग्नीट्यूड को नोट करें जो कि यहाँ पे है 1/a। फिर हम निकालें कि वो किस फ्रीक्वेंसी के लिए उसकी मैग्नीट्यूड 1/√2 के फैक्टर से कम हो जाती है, यानी कि हम उस W को निकालेंगे जहां पे उसकी मैग्नीट्यूड 1/√2 टाइम्स a हो जाएगी, जो कि इस फॉर्मूला का यूज करके आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और आपको मिलेगा W = a। तो इस सिग्नल की बैंडविड्थ हो जाएगी 2 टाइम्स a। फिर हमने देखा एक सिंपल एग्जांपल आरसी सर्किट का जिसको हमने केवीएल लगा के एनालाइज किया, और फाइनली हमें मिला कि जो सिग्नल का जो आउटपुट है उसे हम लिख सकते हैं एज द फेजर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन ऑफ ओमेगा विच इज द फ्रीक्वेंसी। और फिर हमने देखा कि ये जो फंक्शन है इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाता है, यानी कि ये लो पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस मॉड्यूल में हमने ये कॉन्सेप्ट सीखे। आगे के मॉड्यूल्स में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के और भी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।